नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरू करते खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किसान और कोरोना के मुद्दे पर अहम फैसले लिए गए। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि APMC मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है। कृषि मंडियों को और संसाधन दिया जाएगा। भरोसा दिलाया कि मंडियां खत्म नहीं होने वाली। तो अहम बैठक हुई कल नए मंत्रिमंडल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। कोविड से जंग जीतेंगे हम, इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2 जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। APMC खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। RSS के प्रचारकों की बैठक आज से मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में होगी, जिसकी अध्यक्षता RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य लोग ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट स्थित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में होने वाली बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मोहन भागवत 2 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित मध्य प्रदेश और यूपी सरकारों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 9 से 10 जुलाई तक संघ प्रमुख 11 क्षेत्रों के प्रचारकों से चर्चा करेंगे और इसके बाद 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांत प्रचारकों से चर्चा होगी। वहीं 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के लोगों से भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों से भी चर्चा करेगी। तो आपको बता दें, अहम बैठकों का दौर जारी है। आज भी RSS की अहम बैठक है और चित्रकूट में आज RSS की बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बीच बात करेंगे रायपुर से मिल रही एक बड़ी खबर का। आज शिमला के लिए रवाना होंगे CM भूपेश बघेल और CM भूपेश बघेल पूर्व CM वीरभद्र सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और आज ही शाम 6 बजे रायपुर लौट भी आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही शाम 6 बजे रायपुर लौट आएंगे CM भूपेश बघेल, शिमला के लिए रवाना होंगे। चलिए, तो दोनों प्रदेशों में आज क्या कुछ हलचल होगी, इस तमाम जानकारियों के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, तो विवेक पटैया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि CM भूपेश बघेल का दौरा है, और क्या कुछ खास है छत्तीसगढ़ में आज?
बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय शिमला दौरे पर रहेंगे। वे वहां पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे वे शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे और देर शाम 6 बजे वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। इसके अलावा लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से या कह लें कि प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज महिला कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया। आज महिला कांग्रेस के द्वारा साइकिल रैली निकाली जाएगी। इसमें राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा जैसे तमाम बड़े जो महिला पदाधिकारी हैं वे सभी शामिल होंगे। लगातार जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रदेश में अलग अलग मोर्चा, अलग अलग पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में अब महिला कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। लगातार राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी क्रम में ये प्रदर्शन भी चल रहा है। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जो हैं वो राजधानी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। वे आज सभी मोर्चा, सभी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में जो महिलाएं हैं अनुसूचित जनजाति के, उनके साथ होने वाले जो दुराचार है उस पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इसके अलावा कोरोना पीड़ितों से भी वो मुलाकात करेंगे। साथ ही क्या कुछ पूरी स्थिति है इन जनजातियों की महिलाओं की, इस पर भी वो बात करेंगे। किस तरीके से इसको लेकर राज्य सरकार को घेरा जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर तमाम रणनीति वो बनाएंगे। तो ये तमाम खबरें हैं आज जिन पर दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। बिल्कुल, और रुख करते भोपाल का, मध्य प्रदेश में भी आज बहुत सियासी हलचल देखने को मिलेगी। RSS की बड़ी बैठक हो रही है विवेक, और साथ ही क्या कुछ खास होगा राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम में? मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त यदि कोई घटनाक्रम है तो वो है संघ की बैठक। संघ अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक चित्रकूट में करने जा रहा है और चित्रकूट वो स्थान है जहां जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में ही चित्रकूट आता है। आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है और आधा मध्य प्रदेश में। ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में यूपी में चुनाव है और संघ जो है रणनीति बना रहा है चित्रकूट के अंदर। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति संघ चित्रकूट में बैठकर बना रहा है। आज से ये बैठकें शुरू होगी। हालांकि मोहन भागवत 2 दिन पहले चित्रकूट पहुंच चुके हैं और टोली सह बैठकें जो है और बैठकों के एजेंडे पर उनकी संघ के पदाधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज से जो है क्षेत्र प्रचारक की पहली बैठक होगी, क्षेत्र प्रचारकों के बाद प्रांत प्रचारकों की बैठक होगी और अंतिम दिन जो संघ के अनुसांगिक संगठन है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। सबसे बड़ी बात है कि कोविड काल में ये बैठक हो रही है और संघ ने अपने जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनको चित्रकूट बुलाया है। इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी है उनको जो है सीधे इस बैठक में वर्चुअल जोड़ा जाएगा ताकि कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा सके। संघ की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण यदि हम राजनीतिक उद्देश्य की बात करें, क्योंकि संघ हमेशा अपने अनुसांगिक संगठनों से और संघ के पदाधिकारियों से जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, संघ के आगामी जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा करता है। संघ का आगामी एजेंडा सेवा कार्य जो है वो कोविड काल में जो काम किए गए वो और आने वाले समय में तीसरी लहर की जो संभावना बताई जा रही है उसमें संघ की क्या भूमिका होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में संघ अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएगा, वहां पर कैसे काम करना है, वहां संघ के अनुसांगिक संगठनों को कैसे काम करना है, इसको लेकर जो है रणनीति आज और कल जो बैठक होगी उसमें तैयार की जाएगी। इसके साथ ही 5 राज्यों में जो चुनाव होने और खासकर उत्तर प्रदेश संघ की नज़र में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना संघ के लिए बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए पुनः सरकार में वापस आने के लिए संघ यहाँ पर जो है रणनीतियाँ तैयार करेगा। और हो सकता है कि इस बैठक के बाद यूपी के विधानसभा क्षेत्रों में संघ के प्रचारक, पूर्व प्रचारक जो है वो जो है काम करना शुरू कर दे, यहाँ से उनकी रणनीति जो है शुरू हो जाए। और ये भी जानकारी है कि संघ की इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो संघ से डेपुटेशन पर बीजेपी में आते हैं, वो और प्रदेश के संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपने प्रभार वाले जिले इंदौर में दौरे पर है। कल वो इंदौर पहुंच चुके थे, वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, बीजेपी दफ्तर में बैठक की है और कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। और आज उनकी जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं, आज जिला योजना समिति की बैठक लेंगे और
और सरकार की योजनाओं को लेकर, इंदौर शहर की योजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री आज भोपाल में रहेंगे और एक बहुत बड़ी सौगात जो है मिलने वाली है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सैचुरेशन रूम जो है वो मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे मंत्रालय में उसका उद्घाटन करेंगे। तो चलिए, तमाम खबरें होंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जिस पर हम भी अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। विवेक और प्रिया, आपका दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वन विभाग की समीक्षा बैठक ली और बैठक में विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलेट्स के संग्रहण, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूह और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांव में प्रसंस्करण की छोटी छोटी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता ली जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण से महिला समूह को पिछले 2 वर्षों में 501 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद पहली बार 15 दिनों तक सभी जिलों में विकास कार्यों की सौगात दी। फिर पहले 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी की। इन बैठकों में सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। विभागवार समीक्षा के साथ ही पूरा जोर उन्होंने फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर दिया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही जिलों का दौरा कर जनसंपर्क करेंगे। सभी जिला के लोकार्पण और शिलान्यास के बहाने जो सरकारी योजनाएं हैं उसको बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल आवास विभाग की भी समीक्षा बैठक लिया और इस बैठक में विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर अटल नगर में तेजी से बसाहट और जन सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवा रायपुर अटल नगर को तेजी से विकसित और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। बसाहट में बढ़ोतरी के लिए होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, सिविक सेंटर, ट्रांसपोर्ट हब जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने रियायती दर पर जमीन आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा खेल का मैदान, कोटरा भाटा पलौद में आदर्श गोठान और बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण समेत 200 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने की योजना है। साथ ही नवा रायपुर के लेयर 1 में स्थित 10 गांव में ग्राम विकास योजना संबंधी कार्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से धान को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। बीजेपी नेता धान की बर्बादी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे राष्ट्रीय क्षति मानते हुए इस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे लेकर पिछले दिनों सभी संभागों में सर्वे भी किया था। इस सर्वे के आधार पर बीजेपी ने करीब 9 लाख क्विंटल धान की बर्बादी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने धान की बर्बादी के लिए सरकार और विभाग के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। नेता प्रतिपक्ष ने हर जिले के आंकड़े के आधार पर इस मुद्दे को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्री ने खुद ही इस बात को कबूल किया है कि 1 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव बचा हुआ है। लगभग 1 लाख मीट्रिक टन धान शेष रह गया है। कई जगह जो बारिश होने की वजह से गाड़ी नहीं घुस रही है और कई जगह रास्ते की वजह से ये दिक्कत आया है और इसको बहुत जल्दी हम पूरा करा लेंगे और समिति को हम नील करेंगे। लोगों ने विधानसभा में उठाया था जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 19-20 और 20-21। 19-20 का धान अभी भी रखा हुआ है, जिसका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, उस धान की रखरखाव नहीं कर रहे हैं, वो धान सड़ रहा है। 20-21 का धान स्टेकिंग पॉइंट में पड़ा हुआ है, सोसाइटियों में पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है और वास्तविक में उसमें कई जगह कैपिंग नहीं हुआ है, धान की बर्बादी हो रही है। ये राष्ट्रीय क्षति है, राष्ट्रीय अपराध है। इसके यदि जवाबदार हैं तो सरकार है, उसके विभाग है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सूखा राशन बांटने में भारी अनियमितता हुई है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फोरम, केंद्रीय भंडार,
नेफाक जैसी संस्था जिससे क्रय करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उनसे करोड़ों की खरीदी की गई। साथ ही सूरजपुर में ट्राइबल मार्ट नामक एक ही स्वयं सहायता समूह से कई करोड़ों की खरीदी बिना निविदा के हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में सूखा राशन बांटने में हुई भारी अनियमितता मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या फिर मुख्य सचिव से इसकी जांच कराने को कहा था। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पत्र के माध्यम से धर्मलाल कौशिक को जवाब दिया है कि इस पूरे मामले को वो देख रहे हैं। सूखा राशन में जो अनियमितता हुई है प्रदेश में, उसको लेकर के विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया था और उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा हूं मैं। शिक्षा मंत्री जी ने उसका 2 लाइन का जवाब दिया है कि आपने अवगत कराया है, उसके लिए धन्यवाद, और उसमें आगे कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के प्रवेश और परीक्षा संबंधी गाइडलाइन और ऑनलाइन आवेदन करने की डेट जारी कर दी है और इसके मुताबिक कक्षा 9वीं के लिए बिना लेट फीस के 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसके लिए छात्रों को 250 रुपए देने होंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षा की परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख 30 सितंबर तय कर दी गई है। इसके बाद यदि फॉर्म भरे जाते हैं तो निर्धारित लेट फीस चुकाना होगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक अलग अलग शुल्क जमा करके नियमित परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र लेट फीस के साथ जमा कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए भी 30 सितंबर तक परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा तय की है। लेट फीस 100 से 10,000 रुपए तक की है। बोर्ड ने स्कूल के प्राचार्यों के लिए भी परीक्षा से जुड़े निर्देश जारी कर दिए। राजधानी रायपुर में अब चाकूबाजी की वारदात में युवतियां भी पीछे नहीं हैं। शहर में बीती रात 2 लड़कियों ने नशे की हालत में अपने 2 बदमाश साथियों के साथ मिलकर आधी रात को चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी से शराब पीने के लिए 300 रुपए मांगे। नहीं देने पर पास में खड़े 2 अपने साथी लड़कों को बुलाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। पंप कर्मचारी जब तक संभल पाता तब तक दोनों लड़कियां भी उस पर टूट पड़ी और जमकर मारपीट करने लगी। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जब सिविल लाइन थाना पुलिस दोनों लड़कियों सिमरन, निशा पांडे और उनके साथी लड़कों को बैजनाथपारा इलाके के एक होटल में दबिश देकर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वहां पुलिस को देखकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि युवतियां नशे की आदी हैं और शहर में रात भर पुलिस से बेखौफ चाकू लेकर घूमती रहती हैं और कई लोगों को अपने जाल में फांस कर वसूली करती हैं। कल रात के करीब 1:45 बजे 2 लड़कियां आई, हमको 300 रुपये दीजिए करके। मैंने मना किया, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने आके सीधे पहला बार एक लड़के ने मेरे को पीछे से मारा, फिर मैं बचने की कोशिश किया तो उन्होंने 2-3 बार और घुमाया। पंप में रात में विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के, पैसे की बात को लेकर के, जिस पर से लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, जिस पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। FIR दर्ज किया गया है और चारों आरोपी जो हैं पुलिस की हिरासत में हैं, उसमें वैधानिक कार्रवाई जो की जा रही है। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 3 अवैध शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5.5 लाख रुपए कीमत की 39 पेटी शराब जब्त की है। गिरोह का सरगना दिल्ली के निकिता लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक जितेंद्र उर्फ जीतू गबरानी है। पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हो रही है और इसमें तस्करी में खास बात यह है कि शराब की तस्करी ट्रेन के रास्ते से हो रही थी। शराब तस्करों ने भोपाल से बनकर दिल्ली जाने वाली शान भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन को तस्करी का जरिया बना लिया था। तस्कर बकायदा दिल्ली से ट्रेन की पार्सल बोगी को शराब तस्करी के लिए बुक करते और भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतार लेते। क्राइम ब्रांच ASP गोपाल धाकड़ के मुताबिक आरोपी दिल्ली से भोपाल एक्सप्रेस से शराब की पेटियां लेकर आते थे। उन्होंने करोड़ की पंचवटी कॉलोनी में शराब रखने के लिए एक मकान में गोदाम बना रखा था और यहां से पूरे शहर में शराब बेची जाती थी। इसका विशेष पहलू है कि इसमें जो जितेंद्र गबरानी है जो दिल्ली से सप्लाई करता था, उसको भी हमने मुलजिम बनाया और सभी पूछताछ करेंगे इस केस में। इसमें गजेंद्र राठौर, मुकेश मेहरा और सुभाष सोनी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर 350 लीटर दारू जब्त की है।
रायपुर समेत आसपास के शहरों में नकली और जहरीले केमिकल वाला सैनिटाइजर बिकने का खुलासा करने वाली IB24 की एक और खबर पर मुहर लगी है। ड्रग डिपार्टमेंट के ADC ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रायपुर के कटोरा तालाब में घर में संचालित अवैध फैक्ट्री से जब्त सैनिटाइजर के 9 में से 8 सैंपल ड्रग डिपार्टमेंट की जांच में फेल हो गए। यहां विनोद अग्रमोदी नामक व्यक्ति अवैध फैक्ट्री संचालित कर रहा था। जांच में पाया गया कि सैनिटाइजर में मानव उपयोग के लिए प्रतिबंधित मिथाइल अल्कोहल मिलाया गया है। ये इतना घातक होता है कि शरीर के अंदर जाने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है, जबकि आंखों में जाने पर व्यक्ति अंधा होता है। ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि सैनिटाइजर में इथाइल अल्कोहल मिलाया गया था। इथाइल अल्कोहल मिलाया जाना है जो कि 60 से 70 रुपए लीटर आता है, लेकिन पैसे के लालच में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर वाला मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया गया था। तो सैनिटाइजर नकली पाया गया। आखिरकार एक बार फिर IB24 की खबर पर मुहर लगी है। तो कटोरा तालाब फैक्ट्री में पकड़ी गई जो सैनिटाइजर थी उसके सैंपल 9 में से 8 सैंपल फेल हुए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि इस तरीके से यहां पर प्रतिबंधित दवाइयों का मिथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा रहा था, जो कि जानलेवा साबित होता है। तो प्रशासन की आंख के नीचे ये सब काम चलता रहा। आखिरकार IB24 ने जब खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कार्रवाई हुई। बढ़ते आगे राजधानी रायपुर के अवंती विहार इलाके में आधी रात पुलिस ने दबिश देकर कुल 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मल्टीलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्रिकेट का सट्टा खेलते हुए चारों को दबोचा। ये लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे मैच में ऑनलाइन ऐप क्रिकेट मजा और क्रिकेट फास्ट लाइन क्रिकेट लाइन गुरु ऐप के जरिए सट्टा लगवाते थे। पुलिस के मुताबिक सटोरिया हर दिन लाखों का कारोबार सट्टा के जरिए करते थे। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर निलंबित IPS GP सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है। छापे के दौरान मिली चिट्ठियों को पुलिस ने षड्यंत्र माना। ACB और EOW के छापे में ये चिट्ठियां मिली थी। ACB की लिखित शिकायत पर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निलंबित IPS GP सिंह पर क्या कुछ मामला दर्ज हुआ है तहसीन? देखिए, जिस तरीके से इस महीने की शुरुआती दिनों में पहली और दूसरी और तीसरी तारीख को एक छापामार कार्रवाई की गई थी ACB EOW के द्वारा, जो सीनियर IPS हैं GP सिंह, उनके घर पे और उनके करीबियों के जो छापामार कार्रवाई की गई थी, उसमें जिस तरीके के शुरुआत में जो दस्तावेज मिले थे जी, उसके आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें राजद्रोह का मामला इसमें दर्ज किया गया है। अगर बात करें तो इसमें जो धाराओं की अगर बात करें तो इसमें 153A और 124A के तहत कोतवाली थाना जो रायपुर है उसमें ये मामला दर्ज किया गया है। और इस देर रात ये करीब 12 बजे के आसपास ये मामला दर्ज किया गया है। ACB EOW की लिखित शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया। और इस तरीके का जो ये मामला जो है राजद्रोह का, ये पहला राज्य में ये पहला मामला है किसी भी दर्ज हुआ, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि जो चिट्ठियों जो मिली थी, जो जिस तरीके दस्तावेज मिले थे, उसमें सरकार ने उसमें पुलिस ने इसमें सरकार के खिलाफ षड्यंत्र माना है। और उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से जो टिप्पणियां की गई थी, इसमें कुछ लोगों को लेकर गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जिन्हें पुलिस को ये मानकर चल रही है कि इनके समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास भी किया गया है। तो उसके आधार पर ये मामला कल देर रात इसमें किया गया है। लेकिन अभी तक ये बताया गया है कि अभी तक जो GP सिंह है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल IPC की धारा है और उसमें गिरफ्तारी संभव है, तो अभी वो घर पे नहीं है, जिस तरीके से पुलिस उनके पीछे लगी थी। और ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर में तक देखे गए हैं वो, लेकिन वहां पे बिलासपुर की बात से पुलिस को चंदा देकर वो कहीं चले गए। तो उस बात को लेकर अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन ये जिस तरीके से पहला जो छत्तीसगढ़ में भारतीय सेवा के जो IPS या IPS अधिकारी हैं, किसी भी अधिकारी के खिलाफ ये राजद्रोह का पहला मामला कोतवाली में ये मामला दर्ज किया गया है और अभी पुलिस की जांच कर रही है जी।
तो क्या ये माना जाए तहसीन की आय से अधिक धन अर्जित करने के इस मामले छापे से कार्रवाई शुरू हुई और जो दस्तावेज जो मिले हैं, जो तमाम दस्तावेज अब राजद्रोह की ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसे में अगर आईपीएस के ऊपर ये कार्रवाई होती है तो आगे और क्या कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो 154 और 124A की जो धारा है, ये नॉन बिलेबल आईपीसी की ये धारा है और इसमें गिरफ्तारी संभव है और जिस तरीके से एक बड़ा गंभीर अपराध ये माना जाता है, तो ये अभी पुलिस इनकी गिरफ्तारी का प्रयास करेगी। और अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो घर पे नहीं थे, कल पुलिस जरूर उनके तलाश में गई थी और उनके पीछे, क्योंकि बुधवार को बताया जा रहा है कि बुधवार को ये घर से निकले हैं और निकलने के साथ में उनके साथ में पुलिस भी जो पीछे थी, जिस तरीके से पिछले दिनों उनके घरों के बाहर जो पुलिस लगाई गई थी, उसके बाद जो है बुधवार को निकले हैं और वहां से निकलने के बाद बिलासपुर तक पुलिस ने उनको, जैसा कि बताया जा रहा है अभी तक, क्योंकि इसकी पुष्टि अभी पुलिस के आला अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो ये मान सकते हैं तहसीन के ये जो मामला काफी अब गंभीर हो चुका है क्योंकि राजद्रोह का केस है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है निलंबित आईपीएस जीपीसी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एप्स 24 के साथ। नमस्कार।